मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स को देखते हैं जो पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके टकराते ही पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इससे बचने के लिए सभी देश एक साथ आकर यूएनएमएस नाम का एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसे चीन की सरकार लीड कर रही होती है। और इस ऑपरेशन में वे सभी चंद्रमा पर एक ऐसे न्यूक्लियर बेस को बनाने की सोच रहे हैं जहां से ढेर सारे न्यूक्लियर बम की मदद से इन सभी एस्ट्रॉइड्स को अंतरिक्ष में ही खत्म किया जा सके। मिशन पर काम शुरू होता है और फिल्म तेजी से 8 साल आगे बढ़ती है और वो समय आ चुका है जब इन मिसाइलों को लॉन्च करना है और आखिरकार सभी एस्ट्रॉइड्स को खत्म कर दिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर सभी लोग जश्न मना रहे हैं। मिसाइल लॉन्च के बाद कमांडर जिंग अपने टीम के साथ मून स्टेशन पर वापस लौटती हैं, जहां पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं, जिनमें डुगू भी मौजूद है जो कमांडर जिंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है। लेकिन वो उसके आलसीपन के कारण उसे डांट कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद डुगू अपने कमरे में चला आता है और कमांडर को इम्प्रेस करने की नए नए तरीके सोचने लगता है। तभी ये पता चलता है कि न्यूक्लियर विस्फोट में हुए एस्ट्रॉइड के कुछ टुकड़े इसी मून स्टेशन की तरफ तेजी से आ रहे हैं, जो 30 मिनट में इस जगह से टकरा जाएगा। कमांडर जिंग तुरंत सभी को यहाँ से निकलकर रॉकेट की तरफ जाने का आदेश देती है, लेकिन डुगू अपने विचारों में खोया हुआ था और जब तक उसे होश आता वो देखता है कि सभी रॉकेट इस जगह को छोड़कर ऊपर जा चुके हैं। लेकिन आखिरी रॉकेट में कमांडर जिंग अभी भी उसका इंतजार कर रही है। डुगू स्पेस रोवर की मदद से तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में काफी बड़ा गड्ढा आ जाता है जिसे वो पार नहीं कर पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब कुछ ही मिनट में एस्ट्रॉइड इस जगह से टकराने वाले थे, इसलिए कमांडर जिंग डुगू के बिना ही उस रॉकेट को उड़ाने के लिए मजबूर हो जाती है। और जब डुगू उस गड्ढे से बाहर आता है तो वो देखता है कि सभी रॉकेट उसे छोड़कर जा चुके हैं और तभी एस्ट्रॉइड की बारिश होती है जो वहां पर मौजूद हर चीज को नष्ट कर देती है। वो उन पत्थरों से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा टुकड़ा जमीन से टकराता है और इस विस्फोट में वो काफी ऊपर हवा में उड़ जाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन वो सभी इस बात से अनजान थे कि एक और बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। कुछ देर बाद डुगू को होश आता है और वो अपने साथियों पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि उन्होंने उसका इंतजार तक नहीं किया। तभी उसे भी ये पता चल जाता है कि एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है, जिसके कुछ ही समय बाद एक तेज धमाके और रोशनी के साथ पृथ्वी पर विस्फोट होता है, जिससे पृथ्वी एक आग का गोला बन जाती है। ये देखकर डुगू काफी निराश हो जाता है, जिसके बाद वो वापस उसी बेस में जाकर पृथ्वी पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन पृथ्वी से कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा था, जिससे डुगू को लगता है कि वो एकमात्र इंसान है जो इस ब्रह्मांड में जिंदा बचा हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि इस बेस में डुगू के पास इतना खाना है कि वो इसे 80 सालों तक आराम से खा सकता है। अकेलापन डुगू को बिल्कुल पागल कर रहा होता है, इसलिए वो एक दिन अपने कमांडर जिंग के कमरे में जाने का फैसला करता है, जहां जाकर वो महसूस करता है कि जिंग उसके आसपास ही है। वो उसका एक फोटो लेकर उसके साथ डिनर करने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पृथ्वी पर कुछ लोग उसकी इस हरकत को देख रहे हैं। ये वो लोग थे जो भूमिगत सुरंग में जाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन एस्ट्रॉइड ने उनके सभी संचार तंत्र को बर्बाद कर दिया था, जिसके कारण वो सभी डुगू से बात नहीं कर सकते थे। तभी प्रेसिडेंट कमांडर को कहते हैं कि तुम डुगू के इस वीडियो को न्यूज चैनल में दिखा दो, जिससे उन लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हो सके जो इस घटना में जिंदा बच गए हैं। वो लोग देख सकें कि कैसे एक आदमी चंद्रमा पर अकेला जिंदगी जी रहा है। लेकिन कमांडर ये कहते हुए मना कर देती है कि डुगू वहां काफी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है, जहां उसे खाने की भी कोई कमी नहीं है और हमें ऐसे लोगों की कहानी दिखानी चाहिए जो सचमुच जिंदा रहने के लिए काफी मुश्किल हालात में भी सरवाइव कर रहे हो। दूसरी तरफ डुगू को उस बेस में एक फटा हुआ खाने का पैकेट दिखता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है क्योंकि वो पैकेट उसने नहीं खोला था। तभी उसे सामने स्टोर रूम में कुछ आवाज सुनाई दे रही है। आगे जाने पर उसे एक लड़की की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और पृथ्वी पर फिर से इंसानियत को जिंदा करने का सपना देखने लगता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि वो परछाई एक कंगारू की है जिसका नाम कॉन्ग है और वो नॉर्मल कंगारू से साइज में काफी बड़ा होता है, जिसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए इस बेस पर लाया गया था। डुगू एक फावड़े से उसे डराकर उस स्टोर रूम से भगाने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके स्टोर खाने को खा रहा था। उसे डुगू की इन हरकतों से काफी गुस्सा आ जाता है
और वो उसका फावड़ा लेकर ऐसे मोड़ देता है जैसे कि वो किसी कागज का बना हो, जिसके बाद वो डुगू की काफी पिटाई भी करता है। मार खाने के बाद डुगू उस कंगारू को इम्प्रेस करने के लिए एक फीमेल कंगारू का भेष बनाकर उसके पास जाता है। कॉन्ग उसे देखकर काफी खुश भी हो जाता है और उत्तेजित होकर उसके साथ कोहैबिट यानी सहवास करने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण उसका ड्रेस नीचे गिर जाता है। और जब उस कंगारू को सच्चाई का पता चलता है तो वो गुस्से में डुगू को जोरदार लात मारता है, जिससे डुगू कुछ दूर जाकर गिरता है। हर बार मार खाने के बाद भी डुगू हार नहीं मानता और आखिर में वो एक गैटलिंग गन को बाहर निकालता है जो प्लास्टिक की बुलेट को फायर करती है। वो कॉन्ग के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिससे कॉन्ग को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कॉन्ग लड़ने के लिए वापस आता है और वो उसे पकड़ लेता है और उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी डुगू देखता है कि पृथ्वी से कुछ सिग्नल आ रहा है। उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि पृथ्वी पर मानवता अभी भी जिंदा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत सोच रहा था, क्योंकि वो सिग्नल कंगारू की पूंछ के कारण आया था जो गलती से उस तार में टकरा गई थी। वो काफी इमोशनल होकर कॉन्ग को बताता है कि हम सभी एक बार फिर अपनी दुनिया में वापस जाएंगे, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर एक बार फिर से उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। चंद्रमा पर रहते रहते डुगू को 200 दिन बीत जाते हैं और वो कंगारू के साथ जीना भी सीख लेता है और साथ ही वो एक ऐसी योजना भी बनाता है जिसकी मदद से वो पृथ्वी पर वापस जा सके। वो इसके लिए मिशन अपोलो 18 द्वारा छोड़े गए स्पेसशिप की मदद से पास के स्पेस स्टेशन तक जाना चाहता है और वहां से पृथ्वी पर जाने के लिए एस्केप पॉड का इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर एक दिन डुगू और कॉन्ग उस स्पेसशिप को लाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो दोनों उसे लाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन रिपेयर करते समय डुगू को ये बात पता चलती है कि ये स्पेसशिप सिर्फ 20 पाउंड वजन को ही उठा सकता है और ये समस्या तभी हल होगी जब ये स्पेसशिप में दूसरा प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाएगा। किस्मत से ऐसा ही प्रोपल्शन सिस्टम एक न्यूक्लियर वेपन में लगा हुआ है जो इसी चंद्रमा पर मौजूद है और डुगू उसे वापस लाने का फैसला करता है। वो जरूरत की चीजों को अपने स्पेस रोवर में रखकर कॉन्ग के साथ उस न्यूक्लियर वेपन को लेने निकल जाता है। ये यात्रा काफी लंबी होने वाली थी क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन चंद्रमा की बिल्कुल दूसरी तरफ एक रिसर्च बिल्डिंग में पड़ा हुआ है। वहीं पृथ्वी पर कमांडर जिंग और उनके साथी डुगू को काफी उत्सुकता से देख रहे थे क्योंकि उसकी स्पेस रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलती थी और चंद्रमा पर केवल 14 दिन ही सूर्य की रोशनी रहती है, जिससे उसका स्पेस रोवर सिर्फ 6500 किलोमीटर ही जा सकता था, जबकि रिसर्च सेंटर 8000 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण सूर्य के अस्त होने के बाद डुगू की गाड़ी कहीं भी रुक सकती है और वो ठंड में वहीं मर भी सकता है। कमांडर जिंग और उनके साथी को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तभी वो देखते हैं कि डुगू बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है और ये पता चलता है कि वो सूर्य की रोशनी का पीछा कर रहा है क्योंकि चंद्रमा केवल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही घूमता है। इससे उसकी यात्रा लंबी तो होगी लेकिन आसानी से वो उस रिसर्च सेंटर तक पहुंच सकता है। इस मिशन में उसे 41 दिन लगने वाले थे, जिसमें वो केवल 4 घंटे ही सोता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो थकान के कारण डिप्रेशन में जा रहा था और आखिरकार एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा के बाद वो दोनों रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं जहां उसे वो न्यूक्लियर वेपन मिलता है जो हवा में लटका हुआ है। वो दोनों आराम से उसे नीचे उतारते हैं। तभी कॉन्ग उसके पावर बटन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, लेकिन कुछ बिगड़ता इससे पहले ही डुगू उसे रोककर उस वेपन को खराब होने से बचा लेता है। उस न्यूक्लियर वेपन को वापस ले जाते समय डुगू को डर था कि कहीं कॉन्ग फिर से कोई गलती न कर दे जिससे यह मिशन फेल हो जाए, इसलिए वो उसे गाड़ी के पीछे एक वैगन में बंद कर देता है और खुद को एंटरटेन करने के लिए तेज आवाज में गाना सुनने लगता है। बदकिस्मती से कुछ समय बाद वो वैगन ट्रक से अलग हो जाती है और डुगू को इस बारे में कोई एहसास तक नहीं होता। सैकड़ों किलोमीटर आगे जाने के बाद डुगू को पता चलता है कि उसकी गलती के कारण कॉन्ग कहीं पीछे छूट चुका है। अब उसके पास दो ही ऑप्शन है, यदि वो कॉन्ग को लेने के लिए वापस जाता है तो वो धूप खो देगा जिसके कारण उसकी गाड़ी काम करना बंद कर देगी, लेकिन अगर वो नहीं जाता है तो कॉन्ग वहीं जमकर मर जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद डुगू अपनी स्पेस रोवर को उल्टा मोड़कर उसकी तरफ जाने लगता है और कॉन्ग को वापस लाने का फैसला करता है। उल्टी दिशा में घंटों यात्रा करने के बाद आखिरकार वो उस तक पहुंच ही जाता है। डुगू को वहां देखकर कंगारू काफी भावुक होकर एक पिल्ले की तरह उसे चाटने लगता है और फिर दोनों बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। इस दौरान डुगू सोता भी नहीं है क्योंकि सूरज तेजी से उसकी गाड़ी से दूर जा रहा था। काफी कोशिश के बाद भी वो सूरज से दूर हो जाता है और आखिरकार अब उसके पास सिर्फ कुछ ही बैटरी बची हुई है जिसकी मदद से वो आगे जा सकता है। वो गाड़ी के हिट मशीन को भी बंद कर देता है जिससे बिजली की कम खपत हो और अंत में गाड़ी बेस से 55 किलोमीटर पीछे रुक जाती है, जिससे अब उन लोगों का बचना लगभग असंभव था।
काफी ठंड के बीच वो दोनों गाड़ी में ही बैठे रहते हैं और उन लोगों के पास अब सिर्फ 3 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है। अंत में डुगू हार मानकर गाड़ी से बाहर आ जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। तभी वो देखता है कि कंगारू मिरर की रिफ्लेक्शन की तरफ आकर्षित होकर भाग रहा है, जिसे देखकर उसके मन में एक योजना आती है और वो जल्दी से गाड़ी के दरवाजों को बाहर निकालकर उसे एक स्लेज में बदल देता है और एक रस्सी की मदद से उसे उस कंगारू में बांध देता है और फिर उसके सामने फ्लैश लाइट जलाता है। ये योजना काम कर जाती है और वो सेंटा क्लॉज की तरह चंद्रमा की सतह पर दौड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद उन लोगों के सामने एक बड़ा सा गड्ढा आता है, लेकिन वो कॉन्ग को उस पर छलांग लगाने को कहता है और जैसे ही वो हवा में छलांग लगाता है वो अपनी पीठ पर लगे गैस टैंक को खोल देता है, जिससे वो बड़ी आसानी से उस गड्ढे को पार कर जाते हैं। आखिरकार वो दोनों न्यूक्लियर वेपन को बेस में लाने में कामयाब हो जाते हैं और पृथ्वी पर वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक और एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और तभी डुगू को स्क्रीन पर एक और सिग्नल मिलता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है कि पृथ्वी और उसके दोस्त उससे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन तभी उसकी नजर उस कंगारू पर पड़ती है जो उन तारों से खेल रहा था, जिसके कारण सिग्नल मिल रहे हैं। उसे एहसास हो जाता है कि पिछली बार भी ये सिग्नल इसी कारण आए थे। ये जानकर वो काफी निराश हो जाता है कि उसके सिवा इस दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। वो पृथ्वी पर जाने की उम्मीद तक खो देता है और मिशन को खत्म करने का फैसला करता है। पृथ्वी पर कमांडर जिंग और उसके दोस्त डुगू से संपर्क करने का फैसला करते हैं और इसके लिए वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और सामूहिक रूप से हाथों में फ्लैश लाइट लिए चंद्रमा की तरफ चमकाते हैं। इस संकेत को देखकर डुगू के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो अकेला नहीं है। फिर वो अपने रिसीवर को ठीक करता है जिससे वो अपने दोस्तों से बात कर सके। काफी मेहनत के बाद वो अपने दोस्तों से संपर्क करने में कामयाब हो जाता है, जहां वो कमांडर जिंग और अपने दोस्तों को देखता है। तभी एक प्राइवेट मोमेंट में डुगू कमांडर जिंग के सामने ये स्वीकार करता है कि वो एकमात्र कारण थी जिसके कारण वो इस मिशन में आया था। ये सुनकर जिंग हैरान हो जाती है और उसे चंद्रमा पर अकेला छोड़ने के लिए माफी भी मांगती है। डुगू अपने दोस्त की मदद से उस रॉकेट के प्रोपल्शन सिस्टम को मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। कुछ दिनों में सेटअप पूरा होने के बाद डुगू और कॉन्ग अपनी यात्रा शुरू करते हैं और बिना कोई परेशानी के स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पृथ्वी पर भी लोग डुगू के स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाने का जश्न मनाते हैं और जैसे ही डुगू एस्केप पॉड में जाने की तैयारी करता है कि तभी कमांडर जिंग को उस एस्ट्रॉइड के बारे में पता चलता है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जिससे एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यूएनएमएस हेडक्वार्टर में लोगों को ये पता चलता है कि केवल डुगू ही है जो इंसानियत को बचा सकता है, क्योंकि उसके पास स्पेस स्टेशन पर न्यूक्लियर वेपन है। कोई रास्ता न होने के कारण कमांडर जिंग डुगू को ये खबर देती है और डुगू ये काम करने के लिए मान भी जाता है, ये जानते हुए भी कि इस काम में उसे अपना बलिदान देना होगा। इसके बाद डुगू कॉन्ग को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुमने कठिन वक्त में भी मेरा साथ दिया है, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। इसके बाद वो कॉन्ग को एक एस्केप पॉड में भरकर पृथ्वी की तरफ भेज देता है। वो उसकी तरफ देखकर रोने लगता है क्योंकि वो अपने दोस्त को आखिरी बार देख रहा था। वो अपने आप को संभालता है क्योंकि उसे मानवता को बचाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ देर बाद वो अपने स्पेसशिप से उस एस्ट्रॉइड की तरफ बढ़ता है, जहां कुछ दूर जाने के बाद वो एस्ट्रॉइड के एक तूफान में घुस जाता है। वो स्पेसशिप को इन पत्थरों से बचाकर आगे ले ही जा रहा होता है कि एक पत्थर तेजी से स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिसमें स्पेसशिप गोल गोल घूमने लगता है। डुगू उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। कोई रास्ता ना देखकर वो स्पेसशिप के एक दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे स्पेसशिप के अंदर काफी दबाव बनने लगता है जो उसे घूमने से रोक देता है। डुगू बाहर आकर चेक करता है तो वो देखता है कि स्पेसशिप का इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसके कारण वो उस एस्ट्रॉइड तक भी नहीं जा सकता जिसे उसे खत्म करना है। कोई दूसरा रास्ता ना होने पर वो खुद अपने हाथों से उसे उस एस्ट्रॉइड तक ले जाने का निर्णय करता है, जिससे उसकी एक दर्दनाक मौत होगी। वो अपनी मौत से डरे बिना और अपने हाथों से उस न्यूक्लियर वेपन को खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है। कई चट्टानें डुगू के स्पेस सूट से लगातार टकरा रही थी, जिससे वो धीरे धीरे टूटने लगा था और आखिरकार वो उस एस्ट्रॉइड तक पहुंच जाता है। वो अपने अंतिम समय में भी अपनी क्रश कमांडर जिंग को याद कर रहा होता है और उसके साथ बिताए अंतिम पलों की यादों में खो जाता है। तभी एक भयंकर विस्फोट होता है जिससे वो एस्ट्रॉइड पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पृथ्वी पर लोग अपने बंकर से निकलकर आसमान में उस विशाल विस्फोट को देखते हैं, जिससे वो लोग काफी खुश हैं, लेकिन इस बात का उन लोगों को दुख भी है कि उन्होंने डुगू को खो दिया है। कई साल बीत जाते हैं, पृथ्वी पर वापस सब कुछ सामान्य हो जाता है। लोग पहले की तरह जीना सीख लेते हैं। डुगू का बलिदान लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। कंगारू कॉन्ग को भी उसके प्राकृतिक आवास भेज दिया जाता है और मूवी के अंत में कमांडर जिंग और उनकी टीम को फिर से चंद्रमा पर भेज दिया जाता है, जिससे वो पृथ्वी को बचाने का अपना काम जारी रख सकें।
अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप में से 99% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक है।